आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आयोजित 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज व्याख्यानों की कड़ी में यह हमारा 29वां व्याख्यान है और स्रोत विद्वान के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। आप जिस विषय पर केंद्रित होकर आज अपनी बात यहाँ पे रखेंगे वह है विदेशी विचारकों की दृष्टि में भारतवर्ष। इसके पहले कि मैं भाई जितेंद्र पांडे जी को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, मैं आप लोगों के साथ पांडे जी के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करना चाहता हूं। सर मूल रूप से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, आपका जन्म वहीं पे हुआ। आपने अपनी शिक्षा एमए हिंदी और संस्कृत मुंबई विश्वविद्यालय से पूरी की। आपने पीएचडी भी अपना मुंबई विश्वविद्यालय से ही किया। आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, उसमें से प्रमुख है अक्टूबर 2007 में केंद्रीय राजभाषा हिंदी विकास परिषद का नागरिक सम्मान, अक्टूबर 2009 में केंद्रीय राजभाषा हिंदी विकास परिषद का साहित्य भूषण सम्मान, 2017 में इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी की तरफ से शिक्षा रत्न अवार्ड, वर्ष 2018 में भारतीय प्रसार परिषद का भारतीय युवा साहित्यकार सम्मान और वर्ष 2018 में ही वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान मुंबई का वैदिक साहित्य श्री सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का काका कालेलकर पुरस्कार आपको 2019 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा वर्ष 2021 में महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा एनबीटी एजुकेशन वॉरियर्स अवार्ड से आपको नवाजा गया। आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उसमें आलोचनात्मक पुस्तकों में कविता में जीवन, साहित्य की संतुलित दृष्टि, काव्य विवेक और निबंध लालित्य, कविता की स्वाधीन चेतना, ये आपकी आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपका एक यात्रा संस्मरण देखा जब स्वप्न सवेरे, ये भी महाराष्ट्र शासन द्वारा पुरस्कृत विधा के लिए पुरस्कृत है। इसके अलावा आपके द्वारा संपादित 2 पुस्तकें हैं, साहित्य का मसीहा और 4 पीढ़ी के कवि। अनुदित साहित्य में आपने आवासीय जीवन पर एक पुस्तक जो है अनुवाद अनुदित की है। सलेखन के रूप में व्याकरण वृक्ष आईसीएसई बोर्ड के लिए आपने उसका लेखन कार्य किया। हिंदी के श्रेष्ठ बाल नाटक, यह भी आपका सलेखन में लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में दर्जनों कहानियां, लेख, शोधालेख, संस्मरण और कविताएं आपकी लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। साहित्य, शिक्षण और समाज सेवा यह मुख्य रूप से आपके रुचि के विषय हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुंबई के परिदृश्य में ऐसे ऊर्जावान युवा साथी जब मिलते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। और आज जिस विषय पर केंद्रित होकर भाई जितेंद्र पांडे जी अपनी बात रखेंगे, निश्चित तौर पे जो हमारे शोधार्थी हैं, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए साथी हैं, उनके लिए वह एक महत्वपूर्ण संदर्भ का विषय हो सकता है। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ भाई जितेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करें। भाई जितेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत आभार मनीष जी। एक जो शोध करता है उसका सम्मान एक शोध करता ही बेहतर ढंग से कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र शासन के अधीन सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके सह सचिव श्री सचिन निम्बालकर जी हैं। 75वें वर्ष में जो यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यह 76 विद्वानों की व्याख्यान माला से यह एक मिशन है जो पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे जो सोच है बहुत ही बड़ी सोच है। इस सोच के बनाने वाले जो भी हों, शायद भाई मनीष जी भी हों और उनके साथ सचिन निम्बालकर जी और मार्गदर्शन के रूप में, मार्गतज्ञ के रूप में और मुंबई के महाराष्ट्र के विद्वान हों। ऐसी सोच जो निश्चित रूप से मुंबई समेत पूरे देश को भारत के बारे में सोचने के लिए एक नई दिशा देगी। और इस कड़ी में मुझे चुना गया, मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं इस विषय पर कुछ बोलूं। यह मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे याद किया और आज मैं आपके सामने हूं। तो विदेशी विचारकों की दृष्टि में भारत, यह विषय है आज का।
आइए इसे शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे। भारत की वंदना करते हैं। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितारहारै लमामम निकामम हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम्। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशाः अनेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकाः परम यत्र सर्वे वयं भारतीयाः प्रियं भारतं तत्सदा रक्षणीयम्। मित्रों, भारत की वंदना और इसी बात को हिंदी के साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी जी ने कुछ यूं लिखा है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, वो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मित्रों, यह देश का सौभाग्य है कि ऐसी व्याख्यान माला महाराष्ट्र की धरती से प्रसारित हो रहा है। देश की आजादी में भी महाराष्ट्र का ऐसा योगदान रहा जो बिल्कुल बिना उसके तो हम आजादी की कल्पना कर ही नहीं सकते। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना वैचारिक योगदान, शारीरिक योगदान जैसा भी हो सका उस तरह से महाराष्ट्र हमारे साथ रहा, पूरे देश के साथ रहा। महाराष्ट्र के बारे में एक बहुत ही लोकप्रिय बात मैं कहना चाहूंगा कि लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जानो हरेश धन्य ऐकतो मराठी, धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। मराठी भाषा का सम्मान, एक वही मराठी में जो समृद्धि है, जो विराटता है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक भाषा दूसरे भाषा का सम्मान कैसे करती है। महाराष्ट्र में हिंदी में व्याख्यान हो रहा है, अद्भुत चीज है, एकता की मिसाल हो सकती है। तो मित्रों, आइए हम बात करते हैं भारतवर्ष के बारे में कि भारतवर्ष विदेशी विचारकों और चिंतकों की दृष्टि से कैसा रहा है। यह देश आकर्षित करता रहा है आदिकाल से दो प्रकार के लोगों को। एक वे जो धन पिपासु थे, जिन्हें राज्य चाहिए, जिन्हें वैभव चाहिए, और दूसरे प्रकार के वे लोग थे जो ज्ञान पिपासु थे, जिन्हें भारत को जानना था, समझना था, यहाँ की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से रूबरू होना था, यहाँ की दार्शनिकता को जानना था, यहाँ की चिंतन की गहराइयों को में उतरना था। एक ऐसे दार्शनिक थे, तत्वज्ञानी, चिंतक, विचारक, लेखक, ये भारत को जानना चाहते थे। तो भारत को जानने के क्रम में सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है मैक्स मूलर का। उसने अध्ययन किया भारत का, और इसके पहले भारत एक राष्ट्र था। अक्सर लोग राष्ट्र के बारे में, हम जब भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो भारत एक राष्ट्र है। इसकी संकल्पना, इसका उत्स, इसका स्रोत
सबसे पहले मिलता कहाँ है, इस पर हम जान लें तो जो ज्ञान की संपदा, अकूत संपदा, विज्ञान का स्रोत रहा है और उसको खोजने वाले, उसके अन्वेषक क्यों प्रभावित हुए भारतवर्ष पर, बात क्या थी, तो सबसे पहले राष्ट्र के रूप में संकल्पना मिलती है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में कहा गया है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, पुरोहिताः यानी कि भारतवासी, भारतवासी अपने राष्ट्र को सजीव और जीवंत रखे, सबसे पहली कल्पना यजुर्वेद में मिलती है। मित्रों, राष्ट्र का अर्थ बिल्कुल न लगाया जाए कि एक सीमा के अंदर भौगोलिक भूखंड, बिल्कुल। अगर कोई भी आलोक प्रसरित होता है चारों तरफ, उसका कोई केंद्र तो होता ही है ना। तो भारत एक केंद्र रहा है जहां से पूरा विश्व को आलोक मिला है और उसी की तरफ सब लोग लालायित हुए, जानने के लिए, समझने के लिए, हड़पने के लिए, अपना बनाने के लिए या उसका होने के लिए, उसमें रमने के लिए, उसमें खपने के लिए। बहुत से लोग, वास्को डिगामा और कोलंबस को हम कैसे भूल सकते हैं, हालांकि ये दूसरा ट्रैक है जिसे भारत सोने की चिड़िया के रूप में दिखाई देता है और उनका ये उद्देश्य नहीं था कि भारत से कुछ सीखा जाए, उनका उद्देश्य था कि हम भारत से भौतिक चीजों को लें। तो मित्रों, मैक्स मूलर भारत का अध्ययन करने आए यहाँ पर, और जो भारत का अध्ययन करने आया खुले मन से, कोई एक चश्मा लगाकर नहीं, भारत को समझने के लिए, वो भारत का होकर रहे। फादर कामिल बुल्के की भी बात करें, फादर कामिल बुल्के, बहुत से हमारे विद्वान जानते होंगे कि राम काव्य के चितेरे थे। इतना प्यार उन्हें भारत की भूमि से था कि शायद भारत का ही हो कुछ लोग जो भारत भूमि से करे जितना फादर कामिल बुल्के का भारत की भूमि से अनुराग था। कहीं ऐसा भी होता है कि भारत के बारे में सबसे ज्यादा लिखने का काम विदेशी चिंतकों ने किया है, विदेशी लेखकों ने किया है। कुछ लेखक ऐसे कि जो भारत तो आ नहीं सके, लेकिन भारत के बारे में सुन सुन करके वे जो है भारत के बारे में लिखे हैं, जिसमें एक नाम कैसियस का आता है। कैसियस के बारे में मैक्स मूलर ही बताते हैं कि कैसियस में भारतीयों की जो न्याय प्रियता है उसको सुना और उसको सुन करके बहुत आनंदित हुआ, और कमोबेश कैसियस की जो भारतीयों की न्याय प्रियता है, किसी भी विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया पहला लेख भारत के ऊपर हो सकता है। और ये जो लेख लिखा गया, ये मेगस्थनीज के पहले का लेख। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है 3री शताब्दी, लेकिन कैसियस ने जो लिखा भारतीयों की न्यायप्रियता, उसके पहले उसने लिखा है। तो मित्रों, लेकिन जो एक औरा विदेशी विद्वानों का बनता, उसमें मैक्स मूलर का सबसे पहला स्थान। मैक्स मूलर कैम्ब्रिज बोर्ड ऑफ स्टडीज की ओर से इंडियन सिविल छात्रों के लिए 7 व्याख्यान दिए। 7 व्याख्यान को एक किताब में रखा गया, संग्रहित किया गया था, जिस किताब का नाम था इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। इंडिया व्हाट कैन टीच अस। इस किताब में उन्होंने भारतीयों के बारे में, उनकी न्यायप्रियता के बारे में, भूगर्भ शास्त्र भारत का कैसा था, प्राणी विज्ञान कैसा था, यहाँ भवन निर्माण की कला कैसी थी, मुद्रा शास्त्र के बारे में, साहित्य, कला कौशल, भाषा विज्ञान, न्याय,
इतिहास, धर्म, दर्शन आदि क्षेत्रों में मैक्स मूलर ने भारतीय उपलब्धियों का ऋण स्वीकार किया है। विश्व को भारत का ऋण स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि भारत जैसी ऊंचाई विश्व में कहीं दिखाई ही नहीं देती। मित्रों, ये कोई व्यामोह नहीं है। मेरा विचार था कि हम भारतीय अपने देश के बारे में साधु साधु तो कहेंगे ही, लेकिन विदेशी चिंतक क्या कहते हैं भारतीयों के बारे में। और ऐसा भी नहीं है कि सारे विदेशी चिंतक भारतीयों की प्रशंसा ही किए, भारतीय संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा बढ़ाई, ऐसा भी नहीं। कुछ उनके भी श्रृंखला है, ऐसा नहीं कोई एक दो विद्वान नहीं, विद्वानों की एक श्रृंखला है जो भारत की नकारात्मकता के ऊपर किताब लिखी है। उसके भी जिक्र मैं इस व्याख्यान में करूंगा। वे कौन कौन से लेखक हैं, विचारक हैं, जिन्हें भारत में गरीबी दिखी, भारत की सड़कों पर आवारा पशु दिखे, भारत एक फकीरों का देश दिखा, भूतों और प्रेतों, टोने और टोटके उनको भारत में दिखे, बदहाल गरीबी गंदगी उन्हें दिखी, जो उसका भेदन वे नहीं कर पाए। जो देखे सिर्फ तर्क के आधार पर उन्होंने लिखा, बाकी जो दृष्टि होनी चाहिए, एक गरीबी, असमानता, विषमता, वो भेद नहीं पाए। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम भारत के उज्जवल पक्ष देखा है चिंतकों ने, उसकी चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मेरा जो ये व्याख्यान है संतुलित हो। भारत में सब कुछ साधु साधु नहीं है, कुछ है ऐसा जिसको हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, उसकी चर्चा करनी ही होगी। तो मैं मैक्स मूलर से बात अपनी शुरू किया था। मैक्स मूलर एक ऐसा चिंतक, हालांकि ये जर्मन चिंतक था, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैक्स मूलर तो वेदांतियों का वेदांती। उसे संस्कृत भाषा से बहुत ही प्रेम था। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल जैसी स्थिति थी। रामविलास शर्मा मार्क्सवाद के सबसे बड़े विद्वान। मित्रों, मार्क्स को लेकर के जो उनकी धारणा थी ना, वो जो थी सो थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्क्स को अच्छी तरह समझने के लिए हमें वेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। हालांकि मैं भारतीय चिंतक पे आ गया, बस शॉर्ट में कह देता हूं कि जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तब मार्क्सवाद की धारणा उनकी दूसरी हो गई। हालांकि उस धारणा से हटे नहीं, लेकिन उसमें और परिपक्वता आ गई। तो वही हाल विदेशी चिंतकों का भी हुआ है, जिन्होंने भी इस देश को समझने की कोशिश की है। वे जान पाए कि भारत का विश्व के लिए क्या योगदान है। मैं एकदम अद्यतन जानकारी इसके बारे में देने का प्रयास भी करूंगा। सबसे पहला लेख मैंने बताई कि सबसे पहला लेख कैसियस ने लिखा, लेकिन मैं 2015 तक भी आऊंगा। 2015 में जब यहाँ अधिवेशन होता है मुंबई में, संपूर्ण विश्व से वैज्ञानिक बुलाए जाते हैं, उस समय भारतीयों और उनके ज्ञान संपदा के बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय बनती है, ऑन डॉक्यूमेंट, उसकी भी मैं बात करूंगा। फिलहाल वापस हम मैक्स मूलर से ही शुरू करते हैं। मित्रों, मैक्स मूलर जो है एक कर्नल स्लीमैन था, जो भ्रमण वृत्तांत उसने लिखा, उसे भारत में अंग्रेजों ने भेजा था दमन करने के लिए लोगों का। एक कमिश्नर के रूप में उसकी नियुक्ति भारत में हुई थी, और उसने किताब लिखी और ट्रेवलॉग के रूप में लिखी, यात्रा वृत्तांत के रूप में।
तो उसने लिखा अपने यात्रा वृत्तांत में कि अगर भारत को समझना है तो भारत के गांवों में जाना चाहिए। अगर भारत को समझना है तो भारत के गांवों में जाना चाहिए। इस बात की मैक्स मूलर ने बहुत प्रशंसा की और मैक्स मूलर भी इसके प्रबल समर्थक थे कि आप अगर भारतीयता को नगरों में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए गांवों में जाना पड़ेगा और यही काम मैकाले ने भी किया। मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति उसकी आज भी हमारे बीच है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सह रहे हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति को, उसने भी यही काम किया। वह भी गांव-गांव में गया और बहुत प्रभावित हुआ और फिर रिपोर्ट लिखी। अपने रिपोर्ट में लिखा यहाँ के भारतीय एक अजनबी को देवता मानते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाते कि अगर कोई अपरिचित हो तो उससे बात मत करो, खतरा। लेकिन ना, हमारे गांवों में तो जो अतिथि होता है वो देवता हो जाता है, अपरिचित जो होता है देवता। एकदम सेवा शुश्रूषा। और ये देख करके तीनों अचंभित हुए। मैक्स मूलर भी अचंभित हुआ, मैकाले भी हुआ, और जो जिन्हें दमन करने के लिए भेजा गया था कर्नल श्रीमैन, वो भी अचंभित हुआ कि असली मूल्य, जीवन मूल्य तो भारत के गांव में छुपा है। हालांकि गरीबी बहुत है, लोग नंग धड़ंग हैं, लेकिन जो जीवन मूल्य हो सकते हैं, जिससे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, वो भारत के गांव में। उसने अच्छी रिपोर्ट दी। हालांकि उस रिपोर्ट को हथियार के रूप में अंग्रेजों ने प्रयोग किया। किस तरह इनकी संस्कृति पर, भारतीयों की संस्कृति पर हमला किया जाए और इन्हें लाचार कर दिया जाए, विवश कर दिया जाए और इन्हें एहसास करा दिया जाए कि भैया तुम्हारी जो संस्कृति है ना, कुछ काम की नहीं, हमारा सीखो, हमारे रंग ढंग में चलो। देखो, अगर दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है तो जो तुम्हारी संस्कृत है ना, पिछड़ी भाषा है, संस्कृत में पढ़ करके कुछ होने वाला नहीं है। और उसे संस्कृत को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित करने का प्रयास चला, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर इनके जो ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं, जब तक इनको हम नहीं काटेंगे तब तक हम इन्हें हरा ही नहीं सकते। और उन्होंने उसे काटने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल हुए। और आज स्थिति ये होती है कि अगर कोई कहता है कि भैया संस्कृत जो है अनिवार्य कर दी जाए शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में, तो हम देशवासी, हम भारतवासी खुद ही उसका विरोध करते हैं कि ना, संस्कृत क्यों, संस्कृत पढ़ के क्या होगा। हम खुद ही विरोध के लिए उतर जाते हैं संस्कृत के। तो इससे मैं यही मतलब साबित करना चाहता हूँ, उनका जो मकसद था उसमें वो कामयाब हो गए, जिसके कारण आज हम भारतीय विरोध करते हैं अपनी ही चीजों का, अपनी ही संस्कृति का, अपने ही पहनावे का और अपनी ही भाषा का। तो भाषा का हमारा अलग ट्रैक है। आइए फिर विदेशी विद्वानों की दृष्टि में भारत। मित्रों, ये एक ऐसे विद्वानों की परंपरा है जो भारत के उज्जवल पक्ष को देखा है। और उज्जवल पक्ष को देखने का क्या आधार रहा होगा, क्या क्राइटेरिया रही होगी? निश्चित रूप से लोगों से मिलना और अध्ययन। भारत के जो भी पुस्तकें उपलब्ध थी उस समय, उसका अध्ययन। उन्होंने अपनी भाषा सीखी होगी, संस्कृत सीखी होगी, अध्ययन किया होगा, तब एक निष्कर्ष, इस अध्ययन को करके किस तरह व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है,
वो भारत में दिखता है, क्योंकि ये दोनों दो चीजें नहीं हो सकती कि भारतीयों का चरित्र, उनकी सादगी अलग हो और यहाँ की पुस्तकें कुछ अलग बयां करें। दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, ये समानांतर चलती हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि नदी, यदि हमें इस समस्त जगती तल में किसी ऐसे देश की खोज करनी हो जहां प्रकृति ने धन, शक्ति और सौंदर्य का दान मुक्त हस्ता होकर किया हो, या दूसरे शब्दों में जिसे प्रकृति ने बनाया ही इसीलिए हो कि उसे देखकर स्वर्ग की कल्पना साकार की जा सके, तो मैं बिना किसी प्रकार के संशय या हिचकिचाहट के भारत का नाम दूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए, मैक्स मुलर लिखता है, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश के मानव मस्तिष्क ने अपने कुछ सर्वोत्तम गुणों को सबसे ज्यादा विकसित कर लिया, जहां के विचारक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से और उसकी समस्याओं का सबसे सुंदर समाधान देते हैं, जहां के विचारक और जहां की विरासत पर अपने अध्ययन में पूर्णता तक पहुंच चुके कांट और प्लेटो, तो ये दो ऐसे दार्शनिक हैं, प्लेटो और कांट, जो अपने अध्ययन की पूर्णता तक पहुंचते थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगी कि नहीं, नेति नेति वाला दर्शन उन्हें भी पूरे देने लगा। ना इतना ही नहीं, नेति न इति, यही इति नहीं है, और भी चीजें हैं आगे, और उन्हें विवश कर दी भारत को समझने के लिए। प्लेटो आदि विद्वान, उसको भी लगा कि नहीं, कुछ और है जो हमें जानना है, समझना है। मैक्स मुलर बताता कि अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचे विद्वानों को भी भारत ने प्रभावित किया है। तो इसमें ये रहा, मैक्स मुलर को मैं बीच बीच में आपके सामने लाता रहूंगा, लेकिन जो कैसियस के बाद मेगास्थनीज आता है भारत के बारे में लिखने के लिए 3री शताब्दी में, आप जानते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का एम्बेसडर था, जो गांधार, काबुल के पश्चिम क्षेत्र है इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उसमें एक समझौता हुआ सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच, और उस समझौते के तहत ये था कि सेल्यूकस गांधार, काबुल, बलूचिस्तान, गांधार, ये सारा प्रांत चंद्रगुप्त को देगा, जिसके सूत्रधार रहे, मार्गदर्शक रहे आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य ने एक और शर्त रखी थी कि उसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हो, और चंद्रगुप्त जो उसका संतान पैदा हो वो लेकिन राजगद्दी पर ना बैठे, और घरेलू जो कार्य है उस पर पूरा अधिकार हेलेना का रहेगा। और साथ ही मेगास्थनीज भी समझ लीजिए एक प्रकार से दहेज में चंद्रगुप्त को मिल गया था। और उस समय भारत की क्या स्थिति थी, न्याय की क्या स्थिति थी, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। पाटलिपुत्र के बारे में उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र में ये तो सब लोग जानते हैं जो इतिहास के जानकार हैं कि चंद्रगुप्त जहाँ रहा करते थे, उनका महल, उनका दुर्ग कितना विशाल था, कितना विस्तृत फैला हुआ था। ये सब प्रमाण, मतलब इंडिका भी उसकी मूल प्रति मिलती नहीं है भारत में। जो इतिहासकारों ने मेगास्थनीज को कोट किया है उसकी मूल प्रति को लेकर नहीं किया है, कहीं कहीं अंश उसकी किताब इंडिका के मिल जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इंडिका उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक दस्तावेज तो है भारत को समझने के लिए कि हाँ, गरीबी नहीं थी, सर, गरीबी नहीं थी, अमन शांति थी, लोग अपना काम करते थे। इस तरह के का जिक्र इंडिका में मेगास्थनीज ने किया है। और 3री शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी में
वेनसांग, जो स्वप्न उसे आया कि एक देश ऐसा है जहां जाना चाहिए, और उसके बारे में तो ये जो यात्री रहा यायावर वेनसांग, कठिन परिस्थितियों से जूझता हुआ भारत आता है, और बहुत बहुत घुमा, और भारत में जो कुछ देखा सुना उसने भी लिखा। और फिर आप जानते हैं, जाते समय बहुत सारी किताबें ग्रंथ भारत से ले जाने के लिए प्रयास था, और बहुत कुछ किताबें वो लेकर के पहुंचा भी। बीच में नदी आदि को पार करना था, जो कुछ किताबें नष्ट हो गई, और उसने कहा कि हम जो है चांद से आए हैं। भारत को लोग चांद मानते थे, चांद यानी चांद की रोशनी जो होती, शीतलता किस तरह सुखकर होती है लोगों को, वही भारत के ऋषि महात्मा संत, वो ज्ञान की रोशनी उनकी है जिसके आलोक में सुख की अनुभूति की जाती है। तो उस समय वेनसांग ने बताया अपने देश को कि वो चांद का देश है, जहां पर ज्ञान का आलोक, जहां पर बुद्ध हैं, उनका उपदेश है, भिक्षु हैं, और वहां के निवासी। ये 7वीं शताब्दी में वेनसांग बताया। इसके अलावा मित्रों, 7वीं शताब्दी के बाद इद्रीसी आता है। इद्रीसी शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह 13वीं शताब्दी में भारत के ऊपर लिखता है, और मार्को पोलो भी 13वीं शताब्दी में भारत को देखता है, सुनता है, समझता है, और मार्को पोलो भारत के विषय में अपनी राय रखता है। 14वीं शताब्दी में फ्रायर जार्डिनस का विचार, यानी एक हम श्रृंखला नाम, अगर इनके बारे में क्या लिखे, कैसे लिखे, ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में यही जानना है कि ये जो विचारक हैं भारत के उज्जवल पक्ष को देखें। हाँ, कहीं कहीं उन्हें असलियत भी लिखनी पड़ी है, लेकिन उन पक्षों का अगर उद्घाटन इस व्याख्यान में करेंगे तो व्याख्यान लंबा हो जाएगा। तो विस्तार भय के कारण सिर्फ एक सूची का नाम मैं ले लूंगा, और कुछ कुछ चिंतकों की बात को मैं यहाँ पर आपसे साझा भी करूंगा, और इस तरह हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और 15वीं शताब्दी में मित्रों आता है कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक। कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक भी भारत में अपनी राय रखता है भारत के बारे में, और बताता है कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। समरकंदी आता है, और 17वीं शताब्दी में सर विलियम जोन्स, यूरोप के विद्वान आना शुरू हो जाते हैं। कोलब्रुक अपनी किताब में लिखते हैं, डॉक्टर H.H. विल्सन, ये सब चिंतक और लेखक हैं जिन्हें जानना था भारत को, कि भारत में ऐसी क्या है बात, कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये अगर हम समझ लें तो हम ये कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ, यही बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और बहुत जरूरी है मित्रों, ये जो व्याख्यान है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के या कुछ विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, ये विशेष रूप से उन पीढ़ियों के लिए है जो, जिनसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपिता कौन है, उनका जन्म कहाँ, तो हिचकिचाते हुए शायद उसका उत्तर दे सके। नई पीढ़ी के लिए है, जिन्हें जानना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा है, सब कुछ अच्छा है, प्रीतिकर है, लेकिन क्यों है, जानने के लिए निश्चित ही भारत को समझना पड़ेगा। भारत की परत को अगर हम उड़ेदेंगे तो परत के नीचे अनंत परतों का सिलसिला मिलेगा। एक परत उड़ेदे, उसके नीचे अनंत परतों का, यानी इसका इतिहास, इसकी उर्वरा शक्ति क्षीण नहीं होगी, मिलती ही जाएगी, और सीखने वाले, जानने वाले इसे समझते ही जाएंगे। तो आज इस बहुत जरूरत है कि सिर्फ हम झंडा लेके निकल नहीं पड़े, हम खुद व्यक्तिगत तौर पर भी भारत को समझें, इसकी ज्ञान विरासत क्या रही है,
मित्रों, भारत का आम जनता, भारत की आम जनता कभी कट्टर नहीं रही है। आम जनता के बारे में भी मैं बात करूंगा आगे। यही आम जनता को समझने के लिए ही तो मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर भारत को समझना है तो वहां के गरीबों में जाइए, शोषित जो धनाभाव में वहां जाइए, पता चलेगा भारत क्या है। तो भारत की आम आम लोग कभी कट्टर नहीं रहे। हाँ, कुछ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जरूर उनका उपयोग, क्योंकि उनकी श्रद्धा ऐसी रही जिसका लाभ कुछ पाखंडियों ने उठाया है भारतीयों की श्रद्धा का। तो उनकी श्रद्धा का दोष नहीं है, आम जनता की श्रद्धा का दोष नहीं है, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। अगर कोई उसका गलत प्रयोग करता है तो दोषी तो वह है। तो मित्रों, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने 1841 में लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने भारत के बारे में बताया। बिशप हेबर जर्नी थ्रू इंडिया, बर्नाफ 18वीं शताब्दी में भारत भ्रमण करते हैं और 18वीं शताब्दी के भारत का वर्णन तो करते ही हैं, साथ ही वो भारत का इतिहास भी बताते हैं कि इनका अतीत कैसा रहा है। हैवकेल, आनंद स्वामी और ए.एल. बाशम ने द वंडर दैट इज इंडिया, ए.एल. बाशम ने द वंडर दैट इज इंडिया में उन्होंने लिखा है कि तीन सबसे प्राचीन देश हैं, जिसमें ग्रीस, इजिप्ट और भारत है। बाशम जी लिखते हैं कि जहां ग्रीस और इजिप्ट अपने अतीत से कट चुका है, वहीं पर भारत अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कैसे कोई संस्कृति किसी म्यूजियम में नहीं, किसी संग्रहालय में नहीं, व्यक्ति के जीवन में संग्रहित होती है। उसमें आश्चर्य व्यक्त करते हैं, क्योंकि भारत के लोग, उनकी परंपरा संतों की है मित्रों, संतों की है। अक्सर हमारा जो ज्ञान रहा है वो आत्मज्ञान रहा है। आत्मज्ञान के अलावा जो भी है सब सूचनाएं। आत्मज्ञान ही मूल है भारत का, जिसके बारे में कहा गया है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत् पंडितः या अत्तदीपो भव, यत् ब्रह्मांडे यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड और पिंड में कोई अंतर नहीं है। मतलब हमारा ज्ञान अंतर यात्रा के लिए विवश करता है। अगर किसी भी प्रकार की उपलब्धि शांति है तो हमें अंतर यात्रा करनी ही पड़ेगी। यह देश, भारतवर्ष, एक ऐसा देश है जहां ज्ञान से अधिक कर्म को भी महत्व दिया गया, जो गीता पूरा उसके बारे में गीता कहती ही है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर उसका उल्लेख करूंगा, जिसके दंश को हमने झेला है, हमें सुनने वाले बहुत से लोग झेले होंगे। मित्रों, मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब मैं मुंबई शहर में आया, एक अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय में दाखिला लिया, तो गांव की यही चीज थी कि अपने गुरुओं को दौड़ करके पैर छुओ, जहां भी हो सम्मान दो। तो मुंबई के ही एक महाविद्यालय में जब मैं दाखिला लिया तो गुरुजी लोग दिखे, प्रोफेसर दिखे, विद्यार्थी होकर के मैं दौड़ के पैर छुआ कई लोगों का, और फिर प्रोफेसर तक हंसने लगे। बच्चों की हंसी, प्रोफेसर की हंसी। कुछ लोगों की हंसी में तो ये था कि कितना जाहिल है, कहाँ से आ गया है। फिर बाद में मैं माहौल समझता रहा और फिर पैर छूने वाली परंपरा को
छोड़ दिया और पाश्चात्य परंपरा में रंग गया। यानी कि बीए की उपाधि लेते लेते पूरा माहौल, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारी विनम्रता है, जो दूसरों को सम्मान देने की भावना है, उसका स्रोत कहाँ। अचानक तो ये प्रकट हो नहीं गई। संतों की परंपरा देखिए आप, जो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अपने नाम के बाद दास लगाते थे। कबीर ने कहा क्यों दास लगाते थे? मैम का मन मारे रे नान्हा कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक शीस। ये परंपरा है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, आप कितना घटाटोप पाश्चात्य संस्कृति का आज है हमारे ऊपर, उस सम्मान को कमजोरी समझ ली जाती है, या उस सम्मान को यह समझ लिया जाता है कि इनका कोई जरूर काम होगा तभी इतना सम्मान। नहीं मित्रों, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, ये हमारी परंपरा है, संतों की परंपरा है, जिसके तहत हम बड़ों के चरणों में बैठ करके बहुत कुछ सीखते हैं। जो युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न जब पूछा था, ये कथांतर आप जानते हैं थोड़ा सा, तो उसमें एक प्रश्न था कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे बनता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके, उनके साथ समय बिता करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। और स्थिति ये है कि हम अपने वृद्धों को, अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, हमारे देश में वृद्धाश्रमों की बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धाश्रम बन रहे हैं। कहाँ हम अपनी परंपरा से कट रहे हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से हमें अपनी परंपरा पर जुड़ना है। हम विज्ञान में, तकनीकी में जरूर उन्नति करें, लेकिन अपनी जड़ों से नहीं टूटना चाहिए। एक आलोचक नामवर सिंह रहे, जो अभी दिवंगत हैं हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि धनुष की डोर जितनी पीछे खींची जाती है, जितनी पीछे खींची जाती है, उतना ही तेजी से तीर आगे निकलता है। क्या मतलब? यानी कि हम जितनी अपनों से जुड़ेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे, उतना ही हम विकास करेंगे। अपनों को ठुकरा करके, अपनों को छोड़ करके हम क्या कर लेंगे? है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। शोपेनहावर एक बड़ा चिंतक, उसने उपनिषदों के ऊपर अपनी बात कही थी, भारत के उपनिषदों के ऊपर। शोपेनहावर ने कहा था कि ये उपनिषदों का जो समूचे दुनिया में, समूचे संसार में कोई भी अध्ययन इतना लाभप्रद और वैचारिक ऊंचाइयों तक उठाने वाला नहीं है जितना कि उपनिषदों का अध्ययन। उसने अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला था शोपेनहावर ने कि उपनिषदों का अध्ययन बहुत ऊंचा। उसने आगे लिखा कि यह मेरे जीवन का संतोष है कि मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी है, और यह मेरे मृत्यु का भी संतोष रहेगा। शोपेनहावर के बारे में, उपनिषदों के बारे में शोपेनहावर की ये मान्यता थी मित्रों। और रोमाम रोला ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी। तो जब रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिख रहा था, तो सिर्फ एक कथा नहीं लिख रहा था, उनके व्यक्तिगत जीवन को नहीं लिख रहा था मित्रों, वह भारत की एक परंपरा को लिख रहा था। रोमाम रोला, उसने लिखा कि आदिम काल से जो व्यक्ति ने सबसे सर्वोत्तम होने का स्वप्न देखा होगा, आदिम काल से लेकर के आज तक, अगर विश्व के किसी कोने में बैठा हुआ आदमी सर्वोत्तम होने का स्वप्न देखा होगा, तो उस स्वप्न को साकार रूप भारत में मिलता है। ये रोमाम रोला लिखता है। और
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में वो लिखता है कि अगर यही रामकृष्ण परमहंस यूरोप में होते तो उन्हें मनोविज्ञान की कठिन यातनाओं से गुजरना होता, उन्हें मनोविज्ञान की कठिन यातनाओं से गुजरना होता और एक समय ऐसा आता, यह जादू का दिया, यह ज्योति पुंज को इतनी यातना दी जाती जो रामकृष्ण परमहंस पल पल में भावावेश में आ जाते, भाविष्ट होकर के मूर्छित हो जाते। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो आप जानते ही थे कि मंदिर की दीवार को पकड़ करके घंटों रोया करते थे चैतन्य महाप्रभु। रामकृष्ण परमहंस भी भावाविष्ट हो जाया करते थे। तो कहता कि अगर भावाविष्ट होने की किसी विचारक की स्थिति यूरोप में होती तो उसे कठिन यातना से मनोविज्ञान की गुजरना होता और स्थिति यहाँ तक आ जाती कि उस ज्योति पुंज को एक बार बुझा दिया जाता और जो विश्व को मिलना था वो नहीं मिल पाता। ये रोमाम में रोजा लिखता है। और उसके बाद एलिया एहरेनबुर्ग एक महिला है जिसने लिखा है कि एलिया एहरेनबुर्ग ने लिखा कि बचपन में जो कुछ भी उसे पढ़ाया गया, बचपन में एलिया एहरेनबुर्ग को जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसने कहा कि सिर्फ हमें ये बताया गया कि ज्ञान विज्ञान का स्रोत, सिर्फ ज्ञान और विज्ञान का स्रोत सिर्फ जो है यूरोप, सिर्फ यूनान और इजिप्ट मिस्र की बात की गई थी। लेकिन भारत आकर के मुझे ऐसा लगा कि जो हमें सूचनाएं दी गई थी कितनी झूठ थी। यह है कि बचपन से जो उसे सूचनाएं दी गई थी वो कितनी झूठ थी। मित्रों, एक हमारे देश के सूफी संत विचारक अमीर खुसरो हुए, आज उनको उद्धृत न किया तो शायद व्याख्यान अधूरा रह जाएगा। उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि वे भारत की चिड़िया, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां बहुत ही प्रेम करते थे इन सब से। और उन्होंने एक जगह लिखा कि सारे मुल्कों में हिंदुस्तान, अमीर खुसरो ने लिखा है कि सारे मुल्कों में हिंदुस्तान को जन्नत का टुकड़ा तस्लीम किया गया है और वो भारत को मक्का और मदीना से भी आदरणीय मानते हैं। अमीर खुसरो। मित्रों, ये रहा भारत को जो अपनी दृष्टि से देखे ऐसे विचारक विद्वान। लेकिन अगर हम उसके दूसरे पक्ष की चर्चा नहीं करूंगा तो शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा आज के व्याख्यान से। तो मैं आइए कुछ विद्वान विचारक भारत में आए वे भी, और जो उन्होंने देखा समझा, उन्होंने जो लिखा, एक जर्मन उपन्यासकार गुंटर ग्रास, आप लोग पढ़े होंगे गुंटर ग्रास के बारे में। उन्होंने एक किताब लिखी शोइंग द टंग यानी जीभ दिखाना। कलकत्ता में आकर के, कोलकाता में आकर के उन्होंने काली जी की जीभ देखी, लेकिन उस मिथ को नहीं समझ पाए। कलकत्ता की गरीबी देखी उन्होंने, वहां का अभाव देखा और उन्हें भारत रास नहीं आया। और वे जो है कि शोइंग द टंग नाम की किताब लिखे हैं, जो गहराइयों भारत के चीजों को, इसके अध्यात्म, दर्शन आदि पक्षों की गहराई में उतरने की कोशिश ही नहीं की। दूसरे चिंतक हैं बी.एस. नायपॉल। उन्होंने एक किताब लिखी एन एरिया ऑफ डार्कनेस। शीर्षक से ही आप पता लगा सकते हैं, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अंधकार का देश। और लिखा अ वुंडेड सिविलाइजेशन,
एक घायल सभ्यता, एक घायल सभ्यता और अंधकार का देश। ये किताब लिखे हैं बीएस नायपॉल, जिसमें वो डार्कनेस देखे। बीएस नायपॉल ने डार्कनेस, भारत की गरीबी देखी, भारत में अंधकार, मतलब कई मायनों में अंधकार भारत के गांव में भी हो गए। मैक्स मुलर ने कहा कि भारत के गांव में जाके समझो क्या है भारत में। बीएस नायपॉल भारत के गांव में भी गए, फिर भी वहां उन्हें अंधेरा दिखा। उनकी दृष्टि बाह्य परिवेश का भेदन कर ही नहीं पाई और लोगों के अंतःकरण में नहीं उतर पाई। और इसी क्रम में भारत में अभाव, गरीबी, लाचारी, सांप और सपेरों का देश, भूतों का देश, 10 शीश वाले भूतों का देश। देखने वाले विचारक और हैं जिनका नाम रुडयार्ड किपलिंग, नीरज चौधरी, आर्थर कोएस्कर। आर्थर कोएस्कर ने किताब लिखी लोटस एंड द रोबोट, रोनाल्ड सीगल, द क्राइसिस ऑफ इंडिया। इन लोगों को भी, जो हमारे बुद्धिजीवी जब पढ़ते हैं तो अपने पक्ष में तर्क बनाते हैं, अपने पक्ष में तर्क बनाते हैं कि देखो विदेशी विद्वानों ने ये लिखा है भारत के बारे में, आप क्या बात करोगे, देखो ये सब लिखा। और इन्हीं चीजों को पढ़ करके अगर भारत और भारतीयता की चर्चा चलती है तो कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं और अपने को कुछ ज्यादा साम्रांत, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होने का जो कि एहसास दिलाते हैं कि भारत और भारतीयों की चर्चा क्या करें, आप छोड़ो। लेकिन मित्रों, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया दोनों पक्ष, दोनों विचारक, दोनों प्रकार के विचारक, लेकिन कुछ बातें और मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ के विचार को लेकर के, यहाँ के धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, तर्क, गणित, ज्योतिष, तंत्र विज्ञान, सैन्य विज्ञान, धातु विज्ञान, संगीत, कला, वैमानिकी, एविएशन आदि क्षेत्रों में भारतीयों की जो चिंतन है उसके अवशेष आज भी मिलते हैं, उनके अवशेष आज भी मिलते हैं मित्रों, जिनको देख करके हम एक समृद्ध भारत की बात सोच सकते हैं और एक निर्णय पर भी पहुंच सकते थे कि हमारा अतीत का भारत कैसा था। और दूसरी तरफ ग्रंथ जो नष्ट होने से बच गए, टूटी बिखरी कड़ियों की तरह सभी ग्रंथ, जानते हैं आप तो जानते होंगे कि हमारे ग्रंथालय जला दिए गए थे, ज्ञान की अकूत संपदा को नष्ट कर दिया गया, धन दौलत सोना चांदी बाहर चला गया, लेकिन जो यहाँ ज्ञान की उत्स थे, ज्ञान के जो स्रोत थे, उनको भी काट दिया गया। लेकिन बावजूद इसके जो ग्रंथ नष्ट होने से बच गए थे, टूटी बिखरी कड़ियों की तरह पूरी श्रृंखला का एहसास दिलाते थे, एक ज्ञान की श्रृंखला हमारे पास। मित्रों, चिंतन की बात हमने कर ली, ग्रंथों की बात कर ली, अब आओ व्यक्तियों के बारे में। इतना ही नहीं, मेरी तरह दल बदलू भी नहीं है लोग अभी भी भारत में कि स्नातक करते करते गुरुओं के कॉलेज में पैर छूना छोड़ दें, महानगर में आकर के इतने रच बस जाएं। इतने भी नहीं है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग। आज भी इतना ही नहीं, कुछ लोग बच गए हैं जो खेतों खलिहानों में आपको मिलेंगे, ट्रेनों में मिलेंगे, बसों में मिलेंगे, अभाव की जिंदगी बिताते हुए मिलेंगे, शोषित हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों को, भारत की विराट चिंतन परंपरा को अपने व्यवहार में सजीव रखे हैं,
जिनके बारे में A.L. बॉशम कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, जैसे रोम और इजिप्ट अपने अतीत से कट गए हैं, लेकिन भारत में क्या खास है कि यहाँ कोई संग्रहालय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने व्यवहार में अपने अतीत से जुड़े हुए। यही के गिरमिट के मॉरिशस गए होंगे, रामचरितमानस और गीता की पुस्तक भी साथ ले गए होंगे। हिम्मत न हारिए विसारिए न राम को। गिरमिटिये मजदूर कितना कठोर श्रम किए होंगे मॉरिशस में, और किस तरह झंझावातों से जूझते हुए अपनी जगह बनाई होगी। इसके बारे में अध्ययन करें तो भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। खाली हमारे अगर कोई व्यक्ति चाहे बोल ले, मैंने कहा कि ये ऐसी भारत के एक परत को कुरेद दीजिए ना, एकदम अतीत मिलने लगेगा। इस पे कोई किताब नहीं लिखी जा सकती मित्रों। ऋषियों और मनीषियों ने जो कह दिया नेति नेति, उन्होंने निष्कर्ष दे दिया। इतना ही नहीं, दुनिया ने जहां दुनिया का दर्शन सत्यम शिवम सुंदरम तक रह जाता है, वहां हमारा भारत उससे आगे जाता है और मुक्ति की बात ना, सत्यम शिवम सुंदरम तक ही सीमित मत रहिए, मुक्ति की बात कीजिए। जहां द्वंद्वात्मक दर्शन की बात होती है, द्वंद्व की बात होती है, अनुरक्ति विरक्ति की बात होती है पश्चिम में, वहां भारत अनुरक्ति विरक्ति से अलग होकर के आगे जा करके, अलग नहीं हो सकते, उसी वो स्टॉपेज है, पड़ाव है, उससे होकर के अनुरक्ति विरक्ति से होकर के अनासक्त की तरफ बढ़ता है और कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवा, तो इस तरह फलेषु कदाचन क्या है? अनासक्ति है। फल में इच्छा मत, अनासक्ति। तो और हमारे काल की अवधारणा, भारत के काल की अवधारणा, काल की संकल्पना एक रेखीय नहीं है। एक रेखीय का मतलब एक जो गया सो गया, आने वाला नहीं है। हमारे काल की अवधारणा वृत्ताकार है, गोल है, यानी कि जहां से चलेंगे वहां पहुंचेंगे जरूर। कितनी वैज्ञानिक अवधारणा है काल। विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, बर्फ पिघलेगा तो बर्फ खत्म नहीं हो गया, पानी बना, पानी वाष्पित होकर के जाएगा, बादल बनेगा, बादल खत्म होगा, पानी बनेगा। ये गोल गोल यानी जो भारतीय अवधारणा है वृत्त की, वो है। मित्रों, एक चीज जो अंतिम में आ गया हूं अपने व्याख्यान के बारे में, 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस का 102वां अधिवेशन मुंबई में रखा गया था। मुंबई विश्वविद्यालय में ही रखा गया 2015 में। और उस समय मैं बहुत जागरूक था कि जो दुनिया के वैज्ञानिक आते हैं उनकी क्या राय विज्ञान और तकनीकी को लेकर के भारत के बारे में विशेष रूप से। तो उस समय मुंबई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यक्षा थी मैडम गौरी मावलीकर। उन्होंने संस्कृत और उसके संस्कृत के अंदर जो वेदों और शास्त्रों में बात की गई है, वेदों में, विशेष रूप से वेदों में, कि वैमानिकी की बात की गई थी, सर्जरी की बात की गई थी, और वो सब का हवाला उन्होंने दिया उस समय। और एक किताब मैंने भी लिखा है, वैज्ञानिक भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक पे, जिसमें मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान के ऊपर इसमें कई बातें हैं। विज्ञान, वेदों में विज्ञान, जैसे वेद सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, पूजा पाठ तक सीमित, इसमें विज्ञान के कण तो जरूर मौजूद है। बस इसे प्रमाणित करने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, जिसमें कहा गया है कि इसमें सर्जरी के बारे में कहा गया है
यथा अथर्ववेद में कहा गया, यथा नकुलाः विच्छिद्य संसद्यात्याहिम इव कामरू विच्छिन्नम संधेहि वीर्यावती। इसका मतलब है, जिस प्रकार नेवला सांप के 2 टुकड़े करके पुनः उसे जोड़ देता है, उसी प्रकार वीर्यावती नाम की औषधि मरीज के कटे हुए अंगों को जोड़ने में मददगार साबित होती है। तो वीर्यावती औषधि की बात की गई है। उसी प्रकार जो है कि ऋग्वेद में कई प्रकरण मिलते हैं जिसमें चंद्रिका, व्योमयान तंत्र, व्योमयानार्क, प्रसाद, यान बिंदु आदि गिनाए गए हैं, जिसमें अनश्यो जातो अनर्भा शुरुक्यो रथ त्रिचक्र परिवर्तते रजा। तो इसकी चर्चा के लिए एक अलग व्याख्यान हो सकता है और हम ऑफ ट्रैक भी बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्हीं चीजों को अध्ययन किया है पाश्चात्य विचारकों ने। ग्रंथों का अध्ययन किया, व्यक्तियों का अध्ययन किया, और तब जाकर के वे एक निष्कर्ष पर उतरे होंगे। और जो है कि किताब, उसमें विजय भाटकर एक वैज्ञानिक आए थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो 2015 में अधिवेशन हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियाज आर सो यूज्ड टू द स्लेव मेंटालिटी that we will only need a foreign nation to acknowledge the vast source of information. Once they do it, we will follow. ये विजय भाटकर का स्टेटमेंट था और उसमें सबने एक मत से स्वीकार किया था विश्व के वैज्ञानिकों ने कि अगर हम किसी प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं तो एक बार जरूर भारतीय वेदों को देख लेना चाहिए। ये मतलब कंक्लूड था उस अधिवेशन का कि जरूर एक निगाह इस पे लेनी चाहिए अगर हम किसी भी आविष्कार की सोच रहे हैं तो। फिलहाल ये भारत देश अद्भुत है, बहुत कुछ कहना और सुनना शेष रह गया है। इसी शेष के साथ मैं मनीष कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे आप अपनी बात। धन्यवाद भाई जितेंद्र पांडे जी। समय की अपनी एक मर्यादा है। दरअसल हम लोगों ने तय किया है कि व्याख्यान की सीमा हम 1 घंटे रखेंगे और जितना व्यापक विषय था निश्चित तौर पे एक व्याख्यान में इसको समेटना संभव भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं देख रहा था, लगातार मैं आपको सुन रहा था कि तमाम विद्वानों को, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हो या भारतीय विद्वान हो, आपने लगभग एक लंबी श्रृंखला उनकी जोड़ी। और निश्चित तौर पे इस तरह के विषय को लेकर जो हमारे साथी कुछ काम करना चाहेंगे तो उनके लिए संदर्भ का एक मूल आधार तो बनेगा ही। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज आपने इस व्याख्यान के लिए समय निकाला। अब आपकी अनुमति से मैं आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।